डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विदेश यात्रा से देश लौटे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आज बुलाई अहम कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में बदलाव और पेट्रोल गैस को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। बंगाल के फलता में पुनर्मतदान जारी। 60 बूथों पर गड़बड़ी के आरोपों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। टीएमसी के जहांगीर खान ने छोड़ी चुनावी रेस। 24 मई को आएंगे नतीजे। विकास पर सीएम योगी सख्त। कहा, विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। कोई सड़क अधूरी ना रहे। कार्यों में विलंब पर तय होगी जवाबदेही। हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी करेंगे। आज से दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल। किराया बढ़ोतरी की है प्रमुख मांग। ऐप एग्रीगेटर्स पर शोषण का भी आरोप। यात्रियों को भारी परेशानी सामने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पीएम मोदी की अहम कैबिनेट बैठक। पीएम मोदी ने आज बुलाई अहम कैबिनेट बैठक। आमजन को फायदा पहुंचाने पर होगी चर्चा। कैबिनेट में बदलाव और पेट्रोल गैस को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। विदेश यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी। 5 देशों के दौरे से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कैबिनेट बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज के लिए किए गए प्रमुख निर्णयों और उनके नतीजों तथा भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच यह इस वर्ष कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक होगी। यह बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा कैबिनेट में फेरबदल है। साथ ही मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई सामाजिक योजनाओं को लागू करने और उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी के पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र करने की संभावना है और वह मंत्रालयों तथा विभागों को निर्देश दे सकते हैं कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। बैठक में आम लोगों के फायदे के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद मोदी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और इससे प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां बंगाल के फाल्ता में पुनर्मतदान जारी। 60 बूथों पर गड़बड़ी के आरोपों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। टीएमसी के जहांगीर खान ने छोड़ी चुनावी रेस। 24 मई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट पर आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान शुरू हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से 285 बूथों पर जारी है। इस चुनाव में 2.36 लाख से अधिक मतदाता अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 1.15 लाख महिलाएं और 9 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल को दूसरे चरण में हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों के बाद पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। उस दौरान कई बूथों से ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई थी। आरोप था कि मशीनों पर इत्र जैसे पदार्थ और चिपकने वाली टैप लगाई गई थी। इस मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग के पूर्व विशेष पर्यवेक्षक
सुब्रत गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा किया था। जांच में कम से कम 60 बूथों पर कथित छेड़छाड़ के सबूत मिले। इसके अलावा कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की कोशिशों का भी पता चल सका। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों, प्रिसाइडिंग अधिकारियों और चुनाव कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे। पुनर्मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रत्येक बूथ पर 8 सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, जबकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 30 क्विक रिस्पांस टीम अलर्ट पर रखी गई हैं। इस सीट पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को चुनाव से हटने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनका नाम ईवीएम में बना हुआ है। भाजपा के देवांशु पांडा, सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला भी चुनाव मैदान में है। फाल्ता सीट पर 2001 से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि 2006 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम ने यहां जीत दर्ज की थी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तर प्रदेश से है, जहां विकास पर सीएम योगी हुए सख्त। विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। लोक निर्माण विभाग की 2026 और 2027 की कार्य योजना की समीक्षा विभागीय कमियों या ठेकेदारों की गलतियों का दायित्व जनप्रतिनिधियों का नहीं। हर जनपद से एक हफ्ते के अंदर भेजा जाए प्रस्ताव। जून के प्रथम सप्ताह में कार्य योजना को मिलेगी स्वीकृति। कोई सड़क अधूरी ना रहे। कार्यों में विलंब पर तय होगी जवाबदेही। हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी करेंगे नियुक्त। हर ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के पास बनाए हेलीपैड। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोक निर्माण विभाग की 2026 और 27 की कार्य योजना की समीक्षा की। इसमें सभी जिलाधिकारी, मंत्री व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी जिले स्थानीय जरूरतों के अनुसार एक हफ्ते में प्रस्ताव भेजे ताकि जून के प्रथम सप्ताह में शासन स्वीकृति दे सके। डीएम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्राथमिकता तय करें। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि पूजन, शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से ही कराया जाए। विभागीय कमी या ठेकेदार की गलती का दायित्व जनप्रतिनिधियों का नहीं है। गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्ण कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी और अस्थापना आर्थिक प्रगति की जीवन रेखा है। सड़क, पुल, व्यापार, रोजगार व सामाजिक विकास को गति देते हैं। प्रस्तावों में पिक एंड चूज ना हो। हर क्षेत्र को समान महत्व मिले। प्रत्येक परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्ष की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। पीडब्ल्यूडी हर जिले में टीएम भेजकर स्थलीय निरीक्षण व स्वतंत्र समीक्षा कराएं। आपात स्थिति के लिए प्रत्येक ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय के पास हेलीपैड बने। रखरखाव पीडब्ल्यूडी करेगा और उपयोग हेतु शुल्क व्यवस्था बनेगी। ईंधन, विटुमैन की उपलब्धता प्रभावित होने पर तकनीकी नवाचार अपनाने के निर्देश दिए। 2 किलोमीटर तक के ग्रामीण मार्गों पर जरूरत अनुसार सीसी रोड बने। विटुमैन बचाने की जीसीबी को जगह सीसीएसबी और डब्ल्यूएमएम की जगह सीमेंट ट्रीटेड बस तकनीक अपनाई जाए। सीएम ग्रिड योजना की सराहना करते हुए इसकी गति बढ़ाने को कहा ताकि हर मोहल्ले, कॉलोनी तक बेहतर सड़क पहुंचे। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 17 मदों में 2026-27 के लिए 30,000 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। सीएम ने चरणबद्ध, समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, ब्रजेश सिंह व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोनो लाइन पे जुड़ चुके हैं। आनंद, सीएम योगी ने जिस तरीके से विकास को लेकर सख्ती दिखाई है, कई नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश भी दिए हैं, और क्या क्या आदेश दिए हैं सीएम योगी ने? बिल्कुल, देखिए, बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम को लोक निर्माण विभाग की बैठक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जो कार्य योजना की समीक्षा की और ये तमाम जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। जो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है वो ये कहा है उन्होंने कि विकास कार्यों में समयबद्धता होनी चाहिए और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो विभागीय कमियां हैं या जो ठेकेदारों की गलतियां हैं, उसका जो दायित्व है वो जनप्रतिनिधियों का नहीं होगा, वो दायित्व उनका होगा। इसके साथ ही साथ
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जनपद से 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि जो भी प्रस्ताव आएंगे उस पर जून महीने की शुरुआत होगी तो उसमें कार्य योजना उसकी बनाई जा सके, उसको स्वीकृति मिल सके। यानी स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी विकास कार्य हैं उनको समयबद्ध तरीके से जल्द पूरा किया जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि उनका ये प्रयास है और ये प्रयास होना चाहिए सभी का कि जो जनप्रतिनिधि अपने हाथों से शिलान्यास किसी विकास कार्य का कर रहे हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि विकास कार्य के और भूमि पूजन और विकास कार्य के बाद जो लोकार्पण है वो भी उनके हाथ से हो, यानी समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो, कोई काम अधूरा न रहे। ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो दूसरे दिशा निर्देश जो अधिकारी थे जो उस बैठक में शामिल थे उनको उन्होंने दिए हैं। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा की। इसमें सभी जिलाधिकारी, मंत्री व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर उठाए सवाल। आदित्य ठाकरे ने निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई है। स्थानीय निकाय चुनाव सरगर्मी तेज, MVA का आक्रामक चुनावी रुख। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए राज्य में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हुई है। बैठक के दौरान वोटर लिस्ट में कथित विसंगतियों, मतदाता सूची में नाम काटे जाने और जोड़े जाने की प्रक्रिया तथा पूरी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिवसेना UBT पिछले कई महीनों से लगातार यह आरोप लगा रही है कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। पार्टी का कहना है कि हजारों मतदाताओं के नाम बिना सूचना के सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि कई जगह फर्जी नाम भी जोड़े गए हैं। आदित्य ठाकरे पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाए और पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनी रहे। आदित्य ठाकरे ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। यदि मतदाता सूची में ही गड़बड़ी होगी तो जनता का जनादेश प्रभावित होगा। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि वह सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर कदम उठाएं और किसी भी तरह की धांधली की आशंका को खत्म करें। गौरतलब है कि यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। BMC समेत राज्य के कई नगर निगम, नगरपालिका और जिला परिषदों के चुनाव लंबे समय से लंबित है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आदित्य ठाकरे की यह पहल महाविकास अघाड़ी को एकजुट करने और चुनावी मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और आगामी चुनाव कितने निष्पक्ष तरीके से संपन्न होता है। आज महाविकास आघाड़ी के सारे जो मित्र पक्ष है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के CEO के साथ आज मुलाकात की। एक पॉजिटिव मुलाकात हम कह सकते हैं क्योंकि हमने इसमें लगभग 40 अलग अलग विषयों पे चर्चा की। चर्चा तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन इसकी अमल बजावनी कैसे होगी, इस बात की अमल कैसे होगी, इस बात पे अमल कैसे होगा, यही हम देखना चाहते हैं क्योंकि SIR अगले महीने से महाराष्ट्र में भी होगा। SIR पे बहुत चर्चा है, दुनिया भर में चर्चा है कि जो बंगाल की चुनाव हो या बिहार के चुनाव हो वो SIR के बल पे ही जीता था। और यही बात हम कहते हैं कि आज तक जो पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं कि चुनाव कभी फ्री एंड फेयर रहा नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र रहा नहीं है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे देश में कभी लोकतंत्र था। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन्होंने कई बड़े सवाल भी उठाए हैं। जिस तरह से आदित्य ठाकरे की जो टीम है महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, कल जो है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी, जिसमें 40 से अधिक जो है
अपने मुद्दों को लेकर उनसे चर्चाएं की गई। हालांकि जब मुलाकात के बाद उन्होंने जब बाहर आए तो उनका कहना था कि चर्चाएं हालांकि सफल थी जिस तरह से, लेकिन उस पर लागू कब किया जाता है, उनकी जो मांगे हैं 40 मांगे हैं, जिस तरह से फर्जी वोटर्स को लेकर कई ऐसे वोटर्स के जो है नाम काट दिए गए हैं, इसको लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं, और SIR के बारे में भी चर्चा की गई है। तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ किया। और वही महाराष्ट्र के जिस तरह से बंगाल चुनाव को की जीत को लेकर भी उन्होंने तंज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भी आगामी अगर चुनाव होता है तो इस पर भी नजर रखना होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग का काफी बड़ा अहम रोल रहता है और इस पे गड़बड़ियां और जो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो महाविकास आघाड़ी की जो मांग है, कहीं न कहीं जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर सुधार किया जाए और कई ऐसी मांगों को लेकर चर्चाएं की गई है। अब उनको उम्मीद है कि उनकी जो मांग है निर्वाचन आयोग जल्द ही उस पर अमल किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर जो यहाँ पर जो आरोपी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें भी कठोर सजा देने की मांग की गई है। तो कई ऐसे मुद्दों पर मांग की गई है। महाविकास आघाड़ी की जो टीम है, ऐसा बोल सकते हैं कि आगामी चुनाव के लिए अभी से कमर कसना तैयार कर दिया है। जी ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस बैठक के दौरान वोटर लिस्ट में कथित विसंगतियों, मतदाता सूची में नाम काटे जाने और जोड़े जाने की प्रक्रिया तथा पूरी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली NCR में वाहन चालकों की हड़ताल। 3 दिवसीय हड़ताल, किराया बढ़ोतरी की प्रमुख मांग। ऐप एग्रीगेटर्स पर शोषण का भी आरोप, यात्रियों पर भारी परेशानी संभव। दिल्ली NCR में वाणिज्यिक वाहन चालकों ने आज से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल शनिवार 23 मई तक चलेगी। चालकों की मुख्य मांग ऑटो और टैक्सी के किराए में तत्काल बढ़ोतरी करना है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों और ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स द्वारा कथित आर्थिक शोषण के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। चालक शक्ति यूनियन ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी। पत्र में बताया गया कि हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में की जा रही है। यूनियन के अनुसार दिल्ली NCR में टैक्सी और ऑटो के किराए पिछले लगभग 15 वर्षों से नहीं बढ़े हैं, जबकि इस दौरान CNG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके अलावा वाहनों के रखरखाव, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और दैनिक जरूरतों की लागत भी कई गुना बढ़ गई है। चालकों का आरोप है कि ऐप बेस्ड कैब कंपनियां मनमाने तरीके से कमीशन वसूलती हैं और किराया तय करने में पारदर्शिता नहीं बरतती। इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता P रजत हमारे साथ जुड़ गए। रजत, जिस तरीके से ऑटो चालकों ने हड़ताल की है, 3 दिवसीय हड़ताल होने वाली, उनकी मांगे हैं कि जो ऐप आधारित जो है कैब और ऑटो के किराया बढ़ोतरी की जाए, तो सरकार की तरफ से कोई आया है जवाब? बिल्कुल अंकिता, दिल्ली NCR में जो वाणिज्यिक वाहन चालक हैं उनकी 3 दिवसीय हड़ताल है। आज से हड़ताल शुरू होगी, 23 मई तक चलेगी, जिसको लेकर जो ऑटो चालक हो गए या जो तमाम जो वाहन कॉमर्शियल हैं, उनका कहना है किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और CNG के दामों में इजाफा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट विभाग में ना काफी आक्रोश है। दिल्ली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद जो NCR क्षेत्र है, वहां पर ये हड़ताल है। इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है, दिल्ली NCR प्रभावित हो रहा है। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि इन्होंने जो हालांकि जो तेल है उनकी कीमतें बढ़ाई गई है, लेकिन किराया है वो वहीं का वहीं है। चाहे दिल्ली से कहीं और वाहन चालक जा रहा हो या वापसी आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। इन्होंने दिल्ली के जो CM है उनको भी एक पत्र लिखा है, पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखा है कि हम हड़ताल पर बैठेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनियन है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि NCR की नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो छोटे वाहन हैं वो जरूर चल रहे, क्योंकि जिससे कि यातायात को लेकर कोई समस्या ना हो, जो लोग काम धंधे के लिए जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, छोटे वाहन है वो चलते हुए नजर। लेकिन जो बड़े व्हीकल्स हो गए वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कह सकते हैं चालकों की जो आय लगातार घट रही है, और साथ ही इनकी मांग है कि सरकार ने पहले भी सरकार से इन्होंने मांग रखी थी, लेकिन उस पर भी
भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन मांगों को माना जाए तभी हड़ताल वो खत्म हो चुकी है होगी। तो ऐसे में आज से हड़ताल है वो शुरू हो चुकी है, 23 मई तक चलेगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, जहां जहां हड़ताल है या जहां पर कुछ लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो धरने बैठे हुए हैं, वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की जाए और बातचीत का दौर है वो जारी है। ठीक है रजत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वाणिज्यिक वाहन चालकों ने आज से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है और ये हड़ताल शनिवार 23 मई तक चलेगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान, झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा सरेंडर। 25 हार्डकोर नक्सली के आत्मसमर्पण की सूचना। 6 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर में सूची में। झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई के तहत आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में नक्सलियों का एक बड़ा समूह आत्मसमर्पण करने वाला है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है। बता दें कि नक्सल उन्मूलन अभियान में यह पुलिस की बड़ी सफलता भी है, जिसे लेकर पुलिस हेडक्वार्टर्स से कल शाम बड़ी घोषणा की गई है। तो वहीं पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यालय में 25 हार्डकोर नक्सली आज समर्पण करेंगे, जो कि राज्य के कोल्हान और सारंडा के घने जंगलों में सक्रिय बचे करीब 60 नक्सलियों में से शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोनो लाइन पे जुड़ गए। अजय, 25 हार्डकोर नक्सली आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं, इसकी सूचना आई है, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए अंकिता, आज नक्सल जो उन्मूलन अभियान के तहत झारखंड पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज जो है ये बहुत बड़ी संख्या में, यानी लगभग 25 से अधिक संख्या में ये जो है हार्डकोर जो उग्रवादी है, आज नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे। देखा जाए तो ये जो है पिछले साल से अगर हम लोग देखें तो जनवरी से ही देखें तो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियों को झारखंड पुलिस की जो संयुक्त जो कार्रवाई हो रही थी, उससे उसका जो सकारात्मक जो परिणाम जो आए हैं, उससे ही ये है कि ये नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है जो नक्सली जो है आत्मसमर्पण करेंगे। इसमें 25 हार्डकोर उग्रवादी हैं, जिसमें 6 तो सब जोनल कमांडर हैं, 6 एरिया कमांडर हैं, 13 जो है हार्डकोर उग्रवादी हैं, वो आज आत्मसमर्पण करेंगे। और उनके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में जो है असलहा, बारूद और ये जो है ये उसके साथ जो है आत्मसमर्पण करेंगे। इंसास राइफल, LMG, SLR, इंसास राइफल वगैरह वगैरह चीजें, और जो है भारी मात्रा में कारतूस जो है, ऐसा सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि ये सरकार के समक्ष समर्पण करेंगे। एक चीज और है, अब जो कोल्हान और जो सारंडा का जंगल है, उसमें जो एक मिसिर बेहरा है जो 1 करोड़ का जो इनामी है, और शागन अंगारिका, ये जो जिसको दौकेल भी कहते हैं, उनका जो है वो दोनों ही ये जो उग्रवादी अब बचते हैं। अदरवाइज वो लगभग ये जो है उग्रवादियों का पूर्णतः सफाया हो चुका है। सरकार और झारखंड पुलिस और ये जो है लगातार दबिश बनाए हुए हैं कि इन लोगों को भी जितनी जल्दी। ठीक है अजय, ठीक है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यालय में 25 हार्डकोर नक्सली आज समर्पण करेंगे, जो कि राज्य के कोल्हान और सारंडा के घने जंगलों में सक्रिय बचे करीब 60 नक्सलियों में से शामिल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।